सपनों में तुम बस यही बड़बड़ा रहे थे कि शादीशुदा औरतें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और अगले ही पल जिंदगी भर सिंगल रहने की उस तन्हाई से निकलकर तुम सीधे एक नंबर के घटिया इंसान की बॉडी में रीबॉर्न हो गए। बंदा अच्छे खासे खाते पीते खानदान से था, एक उभरती हुई यंग स्टार से शादी हुई थी और दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी। लेकिन हनीमून का फेज खत्म होते ही उस बेचारी की नौकरी अचानक चली गई और उसने अपनी बर्बाद एंटरटेनमेंट करियर का सारा ब्लेम इस पनौती से शादी करने पर डाल दिया। तुम अपनी ही इस नई पहचान पर खींचकर बुदबुदाए, क्या कमीना इंसान है यार, शिट। कमरे में माँ बेटी डोमेस्टिक अब्यूज के खौफ से कांपती हुई सोफे पर एक दूसरे से दुबकी बैठी थी। बड़ी बेटी सियो ने जब तुम्हारी नजरें अपनी तरफ टिकते हुए देखी तो उसने डरकर मैंग को अपनी तरफ और कस लिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो पहले भी मैंग को लेकर यहां से भागने का सोच चुकी थी, लेकिन वो खुद एक अनाथ थी और घर का सारा पैसा इसी जल्लाद के कंट्रोल में था। उनका ये खौफ देखकर तुमने एक गहरी सांस ली, अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा शांत किया और धीरे से खड़े होकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। कमरे में फैली उस वार्म ऑरेंज लाइट ने वहां के सारे बिखरे हुए कबाड़ को साफ दिखा दिया। चारों तरफ मचे इस गदर को देखकर तुमने अविश्वास से अपना सिर खुजलाया। सबसे पहले तुमने ताजी हवा के लिए खिड़की खोली और फिर बिना कोई आवाज किए कमरे में बिखरी पड़ी शराब की खाली बोतलें समेटने लगे। सियो अभी भी मैंग को सीने से लगाए सोफे पर दुबकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब खौफ के साथ साथ एक हैरानी भी थी। तुमने माँ बेटी को बिना डिस्टर्ब किए सीधे किचन से एक टॉवल उठाया और टेबल को चमका दिया। पूरा कमरा अब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका था। पसीने से तुम्हारे कपड़े भीग चुके थे, इसलिए तुमने बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ सियो ने आखिरकार चैन की सांस ली। अब जब उसने उस साफ सुथरे कमरे को देखा तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये जल्लाद अब कौन सा नया गेम खेल रहा है? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैंग ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से माँ की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा। मेरी अच्छी बच्ची, हम अभी खाना खाएंगे, सियो ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा। उसे पता था कि जब तक ये शैतान सो नहीं जाता तब तक वो अपने और मैंग के लिए खाना बनाने की सोच भी नहीं सकती। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। जैसे ही यू बाहर आया, सोफे पर बैठी माँ बेटी थोड़ा सहम गई। तुमने बस अपना सिर हिलाया, उन्हें इग्नोर किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। सियो एकदम सुन्न पड़ गई, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। क्या वो फिर से दारू पीने बाहर चला गया? आज रात उसने अभी तक ढंग से कुछ खाया भी नहीं था और अब उसे और मैंग को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उसके होंठ कांपने लगे और आंसू बह निकले। मम्मा मत रो, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंग को लगा कि उसकी भूख की वजह से उसकी माँ उदास हो गई है। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से क्लमसी तरीके से सियो के आंसू पोंछे। सियो ने अपने होंठ भींच लिए, उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, मंगमिंग मेरी अच्छी बच्ची, मम्मा तुम्हें सुला देती है। सो जाओगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत टेस्टी बनाऊंगी। वो एक लोरी गुनगुनाने लगी ताकि मंगमिंग सो जाए। अपनी बेटी की बंद होती आंखों को देखते हुए सियो के दिमाग में पिछले 2 साल की शादी का सारा टॉर्चर फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा। उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि कल वो इस नर्क को छोड़कर भाग जाएगी, भले ही बाहर जाकर भूखे मरना पड़े। इस रोज रोज के टॉर्चर से तो वो मौत बेहतर होगी। अचानक दरवाजे का लॉक क्लिक हुआ। सियो कांप उठी, उसने झटके से मंगमिंग के कान ढक लिए और सांस रोककर सुनने लगी। तुमने मेन गेट खोला और सोफे की तरफ देखकर कुछ पल के लिए रुके। माँ बेटी बेडरूम में जा चुकी थी, पर उन्होंने खाना नहीं खाया था। हाथ में पकड़ा हुआ खाना तुमने टेबल पर रखा और बेडरूम की तरफ बढ़े। सियो की पूरी बॉडी टेंस हो गई। कदमों की आवाज को पास आते देख वो बस यही दुआ कर रही थी कि तुम अंदर ना आओ। तभी दरवाजे पर एक नॉक हुई। मैं कुछ खाना लाया था, भूख लगी हो तो खा लेना। आज रात मैं साइड वाले रूम में सो रहा हूँ। चौंककर सियो ने अपनी आंखें खोली। उसे तुम्हारे वापस जाते कदमों की आवाज आई और कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया जिसे बस उसकी तेज चलती सांसें तोड़ रही थी। मैंग ने क्यूरियोसिटी में अपनी आंखें खोली और बंद दरवाजे को देखने लगी। उसे अपने पापा का आज का यह अजीब बिहेवियर याद आ रहा था। टेबल पर रखे खाने को देखकर सियो का दिल कांप उठा। उसने सच में उसके और मैंग के लिए खाना खरीदा था। इस जल्लाद की इस अचानक जागी इंसानियत ने उसे कोई खुशी नहीं दी, बल्कि उसका डर और बढ़ा दिया। यह ऐसा क्यों कर रहा है? अब इसे मुझसे क्या चाहिए? नंगे पैर डगमगाती हुई मैंग दरवाजे के पास आए और चौखट के पीछे से झांकने लगी। खाने को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक एक्साइटमेंट थी और उसके मुंह से थोड़ी राल भी टपक रही थी। वो खुद आगे नहीं बढ़ी, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। सियो ने बेबसी से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए मैंग को गोद में उठा लिया। चुपचाप चलो मैंग, चलो खाना खाते हैं। मैंग ने एक्साइटमेंट में अपना सिर हिलाया।
बाहर रूम में तुमने अंदर से आती आवाजें सुनी और एक ठंडी सांस भरकर गहरी सोच में डूब गए। खाना खरीदने के बाद तुम्हें एहसास हुआ था कि घर में अब सिर्फ $1,800 के आसपास बचे हैं। पैसे का जुगाड़ करना अब सबसे बड़ा सिरदर्द होने वाला था। लेकिन तभी अचानक तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। यह एक पैरेलल वर्ल्ड है। एक्साइटेड होकर तुमने अपना फोन निकाला और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई जब तुम्हें एहसास हुआ कि यहाँ का कल्चरल और एंटरटेनमेंट सीन तुम्हारे पुराने वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जो फालतू के सिंगर्स थे वो भी चार्ट्स पर नंबर 1 बने हुए थे। तुम्हारे दिमाग में पुराने वर्ल्ड के क्लासिक गानों की धुनें तैरने लगी। बुरी तरह थके होने के कारण सोचते सोचते आखिरकार तुम्हारी आंख लग गई। अगली सुबह ठीक 6 बजे तुमने धीरे से अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। टेबल और किचन एकदम चकाचक साफ थे। सीओ ने कल रात खाना खाने के बाद सब साफ कर दिया था। तुम कुछ पल वहां खड़े रहे, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। तुम्हें पता था कि सीओ आमतौर पर सुबह 8 बजे से पहले खाना बनाने के लिए नहीं उठती थी, क्योंकि पुराना यू अमूमन 10 बजे के बाद सोकर उठता था। उसके सुबह सुबह दारू पीने के बाद ही माँ बेटी को बच्चा कुच्चा खाना नसीब होता था। यू ने फिर से एक आह भरी और फटाफट हाथ मुंह धोया। सीओ जाग चुकी थी पर उसकी कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाथरूम से आवाजें आना बंद हुई और दरवाजा बंद हो गया। उसने डर के मारे अपने होठों को कसकर दबा लिया। मैंग मैंग की आंखें बेडरूम के दरवाजे पर ही टिकी थीं। वो बहुत क्यूरियस थी कि इस बार पापा कहाँ गए। बाहर काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो सीओ ने अपनी सोती हुई बेटी पर एक नजर डाली। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो चुपचाप बिस्तर से उतरी, बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर आए। कमरे से शराब की बदबू अब काफी कम हो चुकी थी और खिड़की से ताजी हवा का एक झोंका अंदर आ रहा था। वो एहसास इतना प्योर और अनजाना था कि सीओ को सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसने बरसों से इतनी साफ हवा में सांस नहीं ली थी। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। कुछ पलों के लिए वो उस नज़ारे में खोसी गई। तब जाकर उसे अचानक याद आया, वो अभी सिर्फ 24 साल की ही तो है। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली टेंस हो गई और वो किसी रोबोट की तरह पीछे मुड़ी। यू भी वहां अजीब तरीके से ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीओ इतनी जल्दी उठ जाएगी। दरअसल फ्रेश होने के बाद तुमने देखा था कि घर में राशन नहीं है, इसलिए तुम बाहर से कुछ मीट, सब्जियां और चावल लेने चले गए थे। तुम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए वहीं फ्रीज हो गए। तुमने पहली बार अपनी पत्नी को इतने करीब से और ढंग से देखा। वो भला की खूबसूरत थी, तुम्हारे पुराने वर्ल्ड की किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा। लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, शायद लंबे समय से धूप और सही न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से। उसकी यह हालत देखकर क्या तुम्हारे अंदर दर्द, गिल्ट और शर्म का एक मिक्सचर नहीं उमड़ेगा? तुम जैसे दरिंदे ने इतनी खूबसूरत बीवी के साथ इतना जुल्म कैसे किया? सच में तुम किसी चीज के लायक नहीं थे। गुड मॉर्निंग, मैं खाना बनाना शुरू करता हूँ। यू ने उस सन्नाटे को तोड़ा और ग्रोसरी का थैला उठाकर सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। सीओ को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सच में उसे विश किया था और उसे खाना बनाना कब से आ गया। वो चुपचाप यू को काम करते हुए देखती रही। उसके अंदर बरसों का छुपा हुआ दर्द और शिकायतें आंसुओं के रूप में उमड़ने लगी। उसके होंठ कांपने लगे और आंखें भर आईं। ये सब क्या है? इस अचानक जागी इंसानियत का मैं क्या मतलब निकालूं? मैंग मैंग भी अब तक सोकर उठ चुकी थी, शायद अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी। वो नंगे पैर दौड़ती हुई किचन की तरफ आई। खाने की खुशबू सीधे उसकी छोटी सी नाक से टकराए और वो बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगी। तुमने उसे देखा और उस छोटी बच्ची को देखकर स्माइल की, लेकिन मैंग मैंग डर कर पीछे हट गई। तुमने बेबसी से एक सांस ली और अपनी नाक सिकोड़ ली। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। तुमने उन दोनों की तरफ देखा जो अभी भी थोड़ी दूरी पर झिझकती हुई खड़ी थी और उन्हें पास बुलाया। मैंग मैंग के मुंह में पानी आ रहा था पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। सीओ वो भी उतनी ही हैरान और अविश्वास में डूबी खड़ी थी। तुम्हें लगा था कि वो शायद खाने के लिए थोड़ी एक्साइटेड होंगी, पर उनका ये गाडेड एक्सप्रेशन देखकर तुम्हारा सारा एक्साइटमेंट ठंडा पड़ गया और तुमने चुपचाप एक ठंडी सांस ली। तुम लोग खा लो पहले, तुमने कहा और साइड वाले रूम में चले गए। सीओ वहीं खड़ी रही। तुमने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों की तरफ और एक और लंबी सांस ली। मंगमिंग, हाथ धोकर आओ और खाना खा लो। टेबल पर मिलेट पोरिज बाजरे की दलिया रखी थी जो एकदम गोल्डन और टेम्पटिंग लग रही थी। साथ में 2 छोटी साइड डिशेज और स्टीम्ड एग का एक छोटा बाउल था। अंडे को देखते ही मंगमिंग की आंखें चमक उठीं। मम्मा, क्या डैडी ने यह मेरे लिए बनाया है? सीओ कुछ पल के लिए अवाक रह गई। अपनी बेटी की उस उम्मीद से भरी नजरों को देखकर उसने बस अपना सिर हिला दिया। मंगमिंग की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं और उसने तुरंत एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाल लिया। यह उसके पापा का बनाया हुआ पहला खाना था और यह सच में बहुत डिलीशियस था। सीओ चुपचाप खा रही थी। उसका दिमाग कई तरह के इमोशंस से लड़ रहा था।
उसकी नजरें बार बार खुद ब खुद उस साइड वाले रूम के बंद दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। उधर तुम साइड रूम के डेस्क पर बैठे भूखे मर रहे थे, पर तुम्हें पता था कि माँ बेटी अभी तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठकर खाने के लिए रेडी नहीं है। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। अपने सिर को झटकते हुए तुमने उस थॉट को साइड किया और अपना फोन निकालकर लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला। तुमने अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जिस पर कुछ हजार फॉलोअर्स थे और एक नया अकाउंट रजिस्टर किया। आदत के मुताबिक तुमने ट्रेंडिंग लिस्ट खोली और तुरंत तुम्हारी त्योरियां चढ़ गईं। ये किस तरह का बकवास म्यूजिक है? ये रैंडम वायरल सिंगर्स कब से ट्रेंड करने लगे? तभी तुम्हारे दिमाग में एक सॉलिड प्लान आया। तुमने डेस्क के दराज से सीओ के कुछ पुराने भूले बिसरे मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर्स निकाले। उन्हें डेस्क पर फैलाकर तुम्हारी पेंट शीट पर तेजी से चलने लगी। इस पैरेलल वर्ल्ड में म्यूजिक को टाइम और स्पेस के पार ले जाने जैसे कॉम्प्लेक्स काम भी तुम्हारे लिए एकदम आसान थे। कुछ ही मिनटों में एक पूरा म्यूजिकल स्कोर तुम्हारे सामने तैयार था। एक्साइटेड होकर तुमने वार्डरोब से एक गिटार निकाला, डेस्क पर बैठे और अपने इमोशंस को बहने दिया। आंखें बंद करके तुम्हारी उंगलियां गिटार के तारों पर रेंगने लगी। गिटार की खूबसूरत धुन से पूरा कमरा गूंज उठा। बाहर चुपचाप खाना खा रही सीओ हैरान रह गई। ये गिटार बजा सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? और वो गिटार, वो तो मेरा है ना। उसे पता था कि उसने खुद कभी गिटार बजाना नहीं सीखा था, कम से कम पहले तो बिल्कुल नहीं। आखिर चल क्या रहा था? तभी गिटार के साथ तुम्हारी आवाज भी गूंजने लगी। क्योंकि मैंने ख्वाब में तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा, मैं रोते हुए जागा और खिड़की से आती रात की हवा को देखता रहा। क्या तुम मेरा प्यार महसूस कर सकती हो? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी, इन गुजरते हुए सालों को धीरे धीरे ढलते हुए देखते हुए? सीओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि मजे से खा रही मंगमिंग भी उस आवाज के जादू में खो गई। उसने खाना रोका और सिर टेढ़ा करके उस बंद दरवाजे को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह उसके पापा का बनाया पहला खाना था और उनकी आवाज कितनी सॉफ्ट और सुकून देने वाली थी। भले ही सीओ ने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, पर वो इसकी गहराई को महसूस कर पा रही थी। धुन इतनी खूबसूरत थी कि यकीन करना मुश्किल था कि यह तुम जैसे जल्लाद के गले से निकल रही है। तभी गाने की अगली लाइनें आईं। दुनिया ने तुम्हारी जवानी की तारीफ की, पर वक्त के इस बेरहम बहाव को कौन रोक पाया है? तुम्हारी जिंदगी में न जाने कितने लोग आए और गए, पर इतना जान लो, उम्र भर मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सीओ खुद को और नहीं रोक पाए। उसके कंधे कांपने लगे और आंसू बेतहाशा बहने लगे। 2 साल, 2 लंबे साल का वो खौफ और टॉर्चर। 2 साल बिना किसी म्यूजिक के। 2 साल जब वो सिर्फ घर के कामों, बिखरे कबाड़ और दिन ब दिन हैवान बनते जा रहे पति के बीच एक कैदी की तरह कैद थी। और आज जब उसने आखिरकार यहां से भागने की हिम्मत जुटाई थी, तब इस गाने का क्या मतलब था? यह अचानक आया बदलाव किस लिए था? उसे लगा कि वो अंदर से टूट रही है। एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया, आने वाले कल का डर, इस अनप्रेडिक्टेबल चेंज का डर। कहीं ये कोई चंद पलों का सपना तो नहीं? म्यूजिक रुक गया। मैंग ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वो दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गई और अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछने लगी। रो मत मम्मा, मत रो। मैंग है ना आपके पास। मैंग को लगा कि उसकी माँ फिर से किसी दर्द में है। आंसू पोंछते हुए उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और अपनी माँ के कॉलर के नीचे उसकी पीठ पर फूंक मारने लगी। उस कपड़े के नीचे सीओ की पीठ पर डोमेस्टिक अब्यूज के हल्के बैंगनी रंग के चोट के निशान थे। तुम्हें बेशक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे गाने की वजह से बाहर माँ बेटी पर क्या गुजरी थी। तुम उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड करने में बिजी थे। वीडियो में तुम्हारा पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ नाक और उसके नीचे का हिस्सा नजर आ रहा था और हाथ में गिटार था। तुमने अपना गला साफ किया। इस बार तुमने और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से गाने को शुरू से अंत तक परफॉर्म किया। खत्म करने के बाद तुमने रिकॉर्डिंग सेव की, आगे पीछे के फालतू पार्ट्स को ट्रिम किया, ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया और प्रॉपर कॉपीराइट एट्रीब्यूशन के साथ उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद तुमने उसे टाइटल दिया तारांकन, ए लाइफ विद यू, एन ओरिजिनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू एवरीवन, तारांकन। तुम्हें उम्मीद थी कि लोग इसे पसंद करेंगे और इस पर अच्छे लाइक्स मिलेंगे। वीडियो अपलोड होते ही तुमने राहत की एक लंबी सांस ली। फाइनली काम हो गया था। अब बस लोगों के रिस्पॉन्स का इंतजार करना था। इस एरा में ये गाना एक बहुत बड़ा हिट साबित होने वाला था। तुमने गिटार को वापस वार्डरोब में रखा, अपने खाली पेट पर हाथ फेरा, सिर खुजलाया और सोचने लगे कि क्या माँ बेटी ने खाना खा लिया होगा। तुम्हें जोरों की भूख लगी थी। ये सच में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। अब और सब्र नहीं हुआ तो तुमने धीरे से दरवाजा खोला और किसी चोर की तरह बाहर झांका। तुमने देखा कि सीओ मैंग को गोद में उठाए टेबल से दूर जा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। उसने तुम्हें देखा, एक पल के लिए ठिठकी और फिर जल्दी से बच्ची को लेकर मास्टर बेडरूम में चली गई। राहत की सांस लेते हुए तुम टेबल के पास आए और आखिरकार तुम्हें खाना नसीब हुआ।
तुम्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना छोड़ दिया था। तुमने फटाफट बाजरे की दलिया उठाए और उसे पूरा साफ कर दिया, फिर सारे बर्तन समेटकर सिंक में डाल दिए। खाना खाने के बाद जब करने को कुछ नहीं था तो तुम अपार्टमेंट का चक्कर लगाने लगे। ये 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम का फ्लैट था, करीब 50 स्क्वायर मीटर का, जिसे तुम दोनों ने शादी के वक्त मिलकर खरीदा था। घर की हर एक चीज उसी वक्त सेट की गई थी, जो अब काफी पुरानी और घिसी पिटी दिख रही थी। तुमने बेबसी से सिर हिलाया और सोफे पर ढह गए। ये सोचना भी मुश्किल था कि इतने कम सामान के साथ सीओ और उसकी बच्ची ने यहाँ 2 साल कैसे काटे होंगे। बाहर की दुनिया से बिना किसी कांटेक्ट के ये घर किसी जेल जैसा ही तो था। तुम्हें पता था कि तुम सब कुछ एक दिन में नहीं बदल सकते। तुम बस उस छोटे से सोफे पर बैठकर अपने फोन में स्क्रॉल करने लगे कि घर को कैसे संभालते हैं, बच्चों को कैसे खुश रखते हैं और एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं। इंटरनेट पर दी गई सलाहें इतनी एंडलेस और कंफ्यूजिंग थी कि तुम्हारा सिर चकराने लगा। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला और एक छोटा सा सिर बाहर झांका। मैंग मैंग ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें क्यूरियोसिटी से तुम्हें देखने लगीं। उसकी नजरों की उस मासूमियत और प्योरिटी ने तुम्हारा दिल पिघला दिया। उसका चेहरा अपनी माँ की तरह ही बहुत कमजोर और पतला था, और तुमने सोचा कि अगर ये थोड़ी गोल मटोल होती तो कितनी क्यूट लगती। इससे पहले इस माँ बेटी ने सिर्फ बचा कुचा खाना ही खाया था, और शराब की बदबू वाले खाने से तो उस बच्ची को दूर ही रखा जाता था। पुराने यू ने उन्हें कभी पैसे भी नहीं दिए थे, इसलिए वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। तुमने आदतन मैंग मैंग को देखकर मुस्कुराना चाहा, लेकिन तुम्हारी स्माइल पूरी होने से पहले ही वो डर गई, झटके से दरवाजा बंद किया और अंदर भाग गई। कमरे के अंदर से सियो की साफ आवाज आई जो बच्ची को पुचकार रही थी, और तुम्हारी मुस्कान वहीं की वहीं फ्रीज रह गई। तुमने बेबसी से अपनी नाक छुई और वक्त चुपचाप गुजरता गया। अब दोपहर होने वाली थी। तुमने अपना फोन साइड में रखा और खड़े हो गए। दोपहर का लंच बनाने का वक्त हो चुका था। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और सियो बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे कपड़ों का एक ढेर लेकर बाहर आए। वो सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ी, जैसे उसने सोफे के पास खड़े तुम्हें देखा ही न हो। तुमने नोटिस किया कि वो थोड़ी स्टिफ हो गई थी। क्या वो कपड़े धोने जा रही थी? अचानक तुम्हें याद आया कि जो कपड़े तुमने कल चेंज किए थे वो अभी भी वॉशिंग मशीन में ही पड़े थे। तुम तुरंत बाथरूम की तरफ भागे। सियो के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कम से कम उसे यह उम्मीद तो नहीं थी कि तुम अभी भी घर पर होगे। तुम आमतौर पर इस वक्त अपने दोस्तों के साथ दारू पीने बाहर चले जाते थे। पीछे से आते कदमों की आहट सुनकर उसकी बॉडी थोड़ी कांपने लगी। तुम्हारे और मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं। क्या मैं उन्हें बाहर निकालकर सुखाने के लिए डाल दूं? पीछे से तुम्हारी वही जानी पहचानी आवाज आई। सियो जो वॉशिंग मशीन खोलने के लिए नीचे झुकी थी, झटके से उछल पड़ी और डरकर बाथरूम के कोने में सिमट गई। ध्यान से, तुमने आदतन टोक दिया। तब जाकर सियो को एहसास हुआ कि तुम उससे परमिशन मांग रहे थे। उसने अपनी नजरें चुरा ली। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल सके। पहले तुम कर लो, उसने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए धीरे से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का एक अजीब सा मिक्सचर था। तुमने अभी अभी उसकी गर्दन और पीठ पर वो हल्के बैंगनी रंग के चोट के निशान साफ देखे थे। तुमने उसकी तरफ और नहीं देखा और अपना पूरा ध्यान वॉशिंग मशीन के कपड़ों पर लगा दिया। फिर मैं लंच बना देता हूँ। मंगमिंग जब सोकर उठे तो उसे बुला लेना। सियो और पीछे सिमट गई। वो अंदर से घबरा रही थी। उसे पता था कि तुम्हारी मौजूदगी उस पर सिर्फ प्रेशर बढ़ा रही थी। तुमने एक ठंडी सांस ली, धुले हुए कपड़े उठाए और उन्हें सुखाने के लिए बालकनी की तरफ चले गए। सियो वॉशिंग मशीन के पास एकदम सुन्न खड़ी रही और किचन से उठते धुएं को देखने लगी। उसकी नजरें बार बार किचन की तरफ जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब का क्या मतलब निकाले। उसने आदतन अपनी नाक को छुआ और फिर से फ्रीज हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसे यह आदत कब से लग गई थी। वो वॉशिंग मशीन के चलने की आवाज सुनती रही। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। जब सारे कपड़े धुल गए तो वो उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में ले गई, जबकि वो आदमी लगातार किचन में काम में व्यस्त था। मैंग मैंग खुद ही सोकर उठ गई थी। वो अभी भी नंगे पैर थी और अपनी नन्ही उंगलियों से अपनी नींद भरी आंखें मल रही थी। जब उसने यू को किचन में बिजी देखा तो उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वो उत्सुकता से दरवाजे की चौखट पर टिककर उसकी पीठ को देखने लगी। सियो ने कपड़े सुखाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वो छोटी सी नींद में डूबी बच्ची दिखाई दी, जो बड़ी उम्मीद और हैरानी से किचन में काम करते यू को देख रही थी। ये देखकर उसका दिल जैसे पूरी तरह टूट गया। वो झटके से पीछे मुड़ी, दीवार से पीठ लगाए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और घुटनों के बल बैठकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। यह एक ऐसा नजारा था जिसके ख्वाब उसने बहुत पहले कभी देखे थे। यू अभी भी उनके साथ टेबल पर नहीं बैठा। खाना टेबल पर सजाने के बाद यू तुरंत घर से बाहर निकल गया।
दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर सियो सियो ने झटपट अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपने होंठ भींच लिए। वो खड़ी हुई, मेंग मेंग को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। कोई नहीं जान सकता था कि उस पल उसके अंदर इमोशंस का कैसा तूफान चल रहा था। यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। लंच भी ब्रेकफास्ट की तरह ही बहुत टेस्टी था और उस छोटी बच्ची ने तो खुशी खुशी स्टीम्ड एग चट कर दिया था। लेकिन माँ बेटी के इस शांति भरे लंच में अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से खलल पड़ा। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा और पाया कि यू दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मैंग मैंग तुम्हारी बाहों में थोड़ा सा हिली, उसके मुंह में अभी भी स्टीम्ड एग का वो छोटा सा चम्मच था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। तुमने अपनी नजरें नीचे ही रखी, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम उस डरी हुई माँ बेटी की तरफ देख सको। तुम सीधे सोफे की तरफ बढ़े, बैग को नीचे रखा और थोड़ी दबी हुई आवाज में बोले, मैं तुम्हारे लिए एक मरहम लाया था, याद से लगा लेना। और इस छोटी के लिए एक खिलौना लाया हूँ। मुझे पता नहीं इसे पसंद आएगा या नहीं, पर मैंने बाहर दूसरी छोटी बच्चियों को इसके साथ खेलते देखा था, तो मुझे लगा इसके पास भी होना चाहिए। सियो सियो ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुछ पल के लिए रुके, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, मुझे पता है तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन न हो, पर मेरा ये कहना जरूरी है। मैं अब कभी दारू नहीं पीऊंगा और तुम दोनों पर दोबारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हें और मंगमिंग को अब इस घर में डर डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची अभी बहुत छोटी है और ऐसा माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। एक ही सांस में ये सब बोलने के बाद तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे सीने से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। सियो सियो के रिएक्शन का इंतजार किए बिना तुम चुपचाप अपने साइड वाले बेडरूम में लौट आए। सियो सियो तुम्हारी पीठ को जाते हुए देखती रही और जैसे ही साइड रूम का दरवाजा बंद हुआ, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। सिर्फ एक दिन में इस आदमी के इस अचानक आए बदलाव को देखकर वो अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर पा रही थी। उधर बेडरूम के अंदर तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब थी। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी थीं और जब तुम बाहर थे तो तुम खुद को उसकी नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम इस दुनिया में रीबॉर्न होना ही पसंद न करते, तुम्हें ये सब देखना ही न पड़ता, खासकर सियो सियो के बदन के वो गहरे जख्म जिन्होंने तुम्हारे दिल को बुरी तरह झकझोर दिया था। इस घर में सिर्फ एक दिन बिताकर ही तुम्हारी रूह जैसे कांप गई थी। तुम ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान अपने ही परिवार के लिए अपने अंदर इतनी नफरत और दरिंदगी कैसे पाल सकता है। लंच के बाद सियो सियो ने हमेशा की तरह तुम्हारे लिए थोड़ा खाना छोड़ दिया था। उसने कुछ पलों के लिए टेबल पर रखे उस थैले को देखा, फिर मेंगमेंग को गोद में उठाकर मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई। तुम्हें बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आए और तुम समझ गए कि उनका खाना हो चुका है। तुम तुरंत अपने कमरे से उठे और सीधे कॉफी टेबल के पास आए। वो थैला अभी भी बिना खुला अपनी जगह पर चुपचाप रखा था। तुमने अपने होंठ भींचे और एक गहरी आह भरी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और आखिरकार तुम अकेले ही चुपचाप खाना खाने बैठ गए। तभी अचानक मास्टर बेडरूम का दरवाजा एक बार फिर खुला। मेंगमेंग ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और क्यूरियोसिटी से तुम्हें खाना खाते हुए देखने लगी। इस बार तुमने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और वो डरकर भागी नहीं। वो अपनी जगह खड़ी होकर लगातार तुम्हें ही निहारती रही। उसे ऐसा देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हुआ और तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिला। इस नन्ही सी जान ने जैसे तुम्हारे अंदर के सारे स्ट्रेस और टेंशन को एक पल में ही हील कर दिया था। तुमने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और जितनी हो सके उतनी सॉफ्ट आवाज में उसे पुकारा, मेंग मेंग। तुम्हारी आवाज सुनकर वो छोटी बच्ची थोड़ा सा कांपी, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने हौसला जुटाने के लिए एक बार मास्टर बेडरूम की तरफ देखा और फिर वापस तुम्हें देखने लगी। तभी उसके मुंह से एक बेहद मासूम और प्यारी सी आवाज निकली। उसकी वो आवाज सुनते ही तुम्हारी पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई और तुम्हारी आंखों में तुरंत आंसू तैर गए। इस पैरेलल वर्ल्ड में कदम रखने के बाद से ये तुम्हारे कानों में पड़ी सबसे खूबसूरत धुन थी। मंगमिंग ने अपना सिर टेढ़ा किया। वो अपने पापा को इस तरह एक साथ हंसते और रोते देखकर पूरी तरह कंफ्यूज थी कि कोई आंसुओं के बीच कैसे मुस्कुरा सकता है। यू ने धीरे से एक हल्की आवाज की, फिर खड़ा हुआ और सोफे की तरफ बढ़ा। यू ने उस थैले में हाथ डाला और वही गुड़िया बाहर निकाली जो तुम अभी खरीद कर लाए थे और उसे मंगमिंग के सामने धीरे धीरे हिलाने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपकी। वो उस खिलौने को देखकर अट्रैक्ट हो रही थी। उसने पहले गुड़िया को देखा, फिर वापस मास्टर बेडरूम की तरफ मुड़ी। कुछ पल झिझकने के बाद आखिरकार वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई तुम्हारी तरफ आने लगी। तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, तुम किसी भी कीमत पर इस नन्ही सी जान को डराना नहीं चाहते थे जिसने आखिरकार तुम्हारे पास आने की हिम्मत दिखाई थी। मेंगमेंग को बस इतना पता था कि पापा बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं और अब उनके पास एक ऐसा खिलौना भी है जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसे अंदर से यह वाइब आ रही थी कि अब यह आदमी उसके या उसकी मम्मा के साथ दोबारा कोई बदतमीजी नहीं करेगा। वो तुम्हारे बिल्कुल पास आ गई,
अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और खिली हुई मुस्कान आ गई। डैडी, क्या तुम्हें ये डॉल पसंद आई? डैडी, यू ने अपनी आवाज में दुनिया भर की ममता समेटते हुए उससे बात की। मैंगमैंग के छोटे छोटे हाथ ऐसे हिले जैसे वो गुड़िया को पकड़ना चाहती हो, पर उसमें अभी उतनी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी बड़ी और चमकदार आंखें सीधे तुम्हारी आंखों पर टिका दी। ये देखकर यू धीरे से घुटनों के बल उसके लेवल पर झुका और उस खिलौने को उसके नन्हे हाथों में थमा दिया। आखिरकार मैंगमैंग ने गुड़िया ले ली। उसकी नजरें यू से हटकर सीधे उस डॉल पर टिक गईं। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों को उस डॉल की सॉफ्ट फ्रॉक पर फेरने लगी और उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। उसकी इस मासूम खुशी को देखकर तुम्हारे अंदर कई जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे। उसके उस छोटे और पिचके हुए चेहरे को इतने करीब से देखकर और उसके शरीर पर वो पुराने, घिसे हुए और छोटे कपड़े देखकर तुम्हारा दिल ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उसमें सुइयां चुभो दी हो। वो सिर्फ 3 साल की थी, इस उम्र में उसे पलकों पर बिठाकर रखा जाना चाहिए था, पर वो आज एक छोटे से खिलौने को पाकर ही 7वें आसमान पर थी। तुमने अपने दांत भींचे, झटपट अपनी आंखें पोंछीं, चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाई और चुपचाप अपने पास खेलती हुई मैंगमैंग को निहारने लगे। उस पल तुम्हारी नजरों में उस बच्ची के अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं थी। अंदर मास्टर बेडरूम में सियो सियो की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो सही है या गलत, पर वो तुम्हारी उस बात से पूरी तरह एग्री करती थी जो तुमने पहले कही थी। बच्ची अभी बहुत छोटी है और उसे ऐसे डरावने माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए। बच्ची को तुम्हारे पास जाने देना ही वो मैक्सिमम चीज थी जो वो इस वक्त कर सकती थी। बाहर मंगमिंग की खनकती हुई हंसी किसी चांदी की घंटी की तरह गूंज रही थी। ये सुनकर सियो सियो अपने आंसू नहीं रोक पाए, वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही और उन्हें पोंछती रही। कुछ ही देर में मैंगमिंग खेलते खेलते थक गई थी। उसने उस डॉल को कसकर अपने सीने से लगाया, अपने मुस्कुराते हुए पापा की तरफ एक नजर डाली, थोड़े से अनमने एक्सप्रेशन दिए और फिर दौड़ती हुई बेडरूम के अंदर चली गई। तुम उस छोटी सी बच्ची को अंदर जाते हुए देखते रहे, अपनी नाक छुई और चुपचाप मुस्कुरा दिए। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें अब उसके लिए अच्छे वाले चप्पल खरीदने पड़ेंगे, इस तरह नंगे पैर घूमना अच्छी आदत नहीं थी। पर तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक ही रात में तुम्हारा वो गाना ए लाइफ विद यू इंटरनेट पर पूरी तरह से तबाही मचा चुका था। रात के 10 बजते बजते वो वीडियो सक्सेसफुली ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना चुका था। उधर बैन बेन कंपनी के हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस डायरेक्टर यांग किंगलन अपने ऑफिस में बैठी थी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उन्होंने अपने केबिन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले शख्स की तरफ बेहद संजीदा और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखा। एक टेक्नीशियन सियो ली हाथ में टैबलेट लिए अंदर आया। आमतौर पर बेहद कड़े फैसले लेने वाली अपनी डायरेक्टर को सामने देखकर उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। डायरेक्टर यांग, मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है। हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो आया है जिसने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है। इस वक्त यह नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है। यांग किंगलन के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी और सियोली को टैबलेट आगे बढ़ाने का इशारा किया। इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। तो इस बार किस बड़े इन्फ्लुएंसर का पोपट हुआ है? मैम, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, सियोली ने उनके चेहरे के हाव भाव भांपते हुए बेहद सावधानी से जवाब दिया। ये बिल्कुल नया अकाउंट है जो आज ही रजिस्टर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को हमारे पुश सिस्टम से कोई बूस्ट नहीं मिला है, ये सिर्फ एक गाना है। ये सुनते ही यांग किंगलन के चेहरे का वो रूखापन गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरी हैरानी ने ले ली। वो सच में इस चीज में इंटरेस्टेड हो गई थी। एक गाना, और बिना किसी प्रमोशन या बूस्ट के ये सीधे नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है। वो अपनी ऑफिस चेयर पर पीछे की तरफ झुकी और अपने फोन में डुएन की ट्रेंडिंग लिस्ट ओपन की। उनकी आंखें और ज्यादा फैल गईं। ये तो नंबर 4 पर आ चुका है। जरा देखें तो सही यह किस तरह का गाना है। पूरा गाना सुनने के बाद यांग किंगलन बिल्कुल खामोश हो गई। डुएन में अपने इतने सालों के करियर में उन्होंने आज तक प्लेटफॉर्म पर इतना खूबसूरत और रूह को छू लेने वाला गाना नहीं सुना था। उन्होंने क्रिएटर की प्रोफाइल पर क्लिक किया। शिन्याओ, कितना प्यारा नाम है। सियोली, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इस वीडियो को फुल बूस्ट दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। मेक श्योर कि कल सुबह तक ये ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए। सियोली ने मजबूती से अपना सिर हिलाया, उसे पता था कि उसका ये दांव बिल्कुल सही बैठा है। सियोली के जाने के बाद यांग किंगलन ने एक बार फिर उस गाने को प्ले किया। वो अभी भी उतना ही जादुई और मंत्रमुग्ध कर देने वाला लग रहा था। वो डेस्क पर अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाने लगी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। कुछ ही पलों बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और एक प्राइवेट मैसेज सेंड किया। उधर घर पर तुम्हारी आंखें सुबह 5 बजे ही खुल चुकी थीं। तुम्हें अभी तक भनक भी नहीं थी कि तुम्हारा गाना वायरल हो चुका है। फटाफट फ्रेश होने के बाद तुम अपने मॉर्निंग रन के लिए बाहर निकल गए। तुम्हारी यह नई बॉडी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खराब कंडीशन में थी।
दौड़ना शुरू करने के कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हारी सांस फूलने लगी और तुम बुरी तरह थक गए। तुम बार बार दौड़ते और रुकते रहे, पर पूरे 1 घंटे की मशक्कत के बाद तुमने 5 किलोमीटर का वो टारगेट पूरा कर लिया जो तुमने अपने लिए सेट किया था। जब तुम वापस घर पहुंचे तो सुबह के 7:40 हो रहे थे। तुमने जैसे ही घर का दरवाजा अंदर की तरफ धकेला, तुम्हारी भिड़ंत सीधे सीओ सीओ से हो गई, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली थी और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। वो अचानक तुम्हें सामने देखकर डरकर पीछे हट गई। मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर गए हो। मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती हूँ। सीओ सीओ 1 सेकंड के लिए असहज होकर ठिठकी, पर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैंग मैंग अभी सो रही है। सीओ सीओ ने अपने होंठ भींचे और चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सुबह सुबह यू को इस तरह एनर्जी और फ्रेशनेस से भरपूर देखकर, जो कि उस हमेशा बिखरे रहने वाले और नशे में धुत रहने वाले आदमी से बिल्कुल अलग था, उसका दिल घबरा गया। वो खुद ब खुद एक तरफ हटी और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। यू ने मैंग मैंग के कमरे की तरफ देखा। मेरे नहाने के बाद मैं खुद ब्रेकफास्ट बना दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ खास बनाऊं? तुम्हारी आवाज में एक हल्की सी शरारती गर्माहट थी। सीओ सीओ के कदम वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। कुछ पलों के बाद उसके होठों से एक बेहद धीमी आवाज निकली, न नहीं, तुम बैठो, मैं बच्ची को देख लूंगी। वो तुरंत किसी भगोड़े की तरह दौड़कर अपने बेडरूम में घुस गई। तुम बेडरूम का दरवाजा बंद होते हुए देखते रहे और बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। नहाने के बाद तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी और तुम्हारी इस बॉडी को अब शराब की तलब क्रेविंग महसूस हो रही थी, जिससे तुम काफी इनकम्फर्टेबल हो रहे थे। तुम्हारे मुंह में बार बार पानी आ रहा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए तुम खाना बनाते बनाते बीच बीच में गर्म पानी पी रहे थे ताकि खुद को शांत रख सको। इसी बीच मैंग मैंग भी सोकर उठ चुकी थी। सीओ सीओ ने उसे नहला धुला दिया था और वो उसी गुड़िया को कसकर पकड़े हुए, जो तुम कल लाए थे, किचन के दरवाजे से क्यूरियोसिटी के साथ तुम्हें झांक रही थी। तुम पीछे मुड़े और उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर एक बेहद सॉफ्ट प्यारी सी पिता वाली स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग मैंग मैंग, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है मेरी बच्ची को? मैंग मैंग ने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे वो बहुत गहराई से कुछ सोच रही हो। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। स्टीम्ड एग, मुझे स्टीम्ड एग पसंद है। चलो तो आज स्टीम्ड एग ही बनेगा, यू ने बड़े लाड से कहा और अपना हाथ उसकी नन्ही सी चोटी को सहलाने के लिए आगे बढ़ाया, पर वो शर्माकर पीछे हट गई। इस नन्हे एंजल को डराने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए यू बस प्यार से मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यू महसूस कर पा रहा था कि वो धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट कर रही थी। ये देखकर तुम्हारे अंदर एक उम्मीद जगी और तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो गया। यहाँ तक कि वो शराब की तलब और पेट की भूख भी अब तुम्हें बहुत छोटी लगने लगी थी। तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पर सजाया और वापस अपने बेडरूम में चले गए ताकि माँ बेटी पहले आराम से खाना खा सकें। पर इस बार किचन से हंसने और बतियाने की आवाजें आ रही थीं, जो कि इस घर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और सुखद बदलाव था। बिस्तर पर लेटे लेटे तुमने अपना फोन उठाया, जो अभी भी साइलेंट पर था, ताकि तुम चेक कर सको कि वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहा। फोन को अनलॉक करते ही तुम्हारे होश उड़ गए। स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आई हुई थी, इतने सारे मैसेजेस। उसे देखकर तुमने थूक गटका। जैसे ही तुमने डुएन ओपन किया और अपनी प्रोफाइल पेज पर गए, वहां के नंबर्स देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। तुम्हारा दिल रॉकेट की स्पीड से धड़कने लगा। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और लगभग 1 मिलियन कमेंट्स, और उन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे गए थे। इस एक गाने ने तुम्हें सिर्फ एक ही दिन में रातों रात स्टार बना दिया था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कमेंट्स अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव थे और लोग तुमसे ऐसे और गाने रिलीज करने की डिमांड कर रहे थे। तभी तुमने बैकएंड में जाकर अपनी अर्निंग्स चेक की और ये देखते ही तुम्हारी स्माइल और चौड़ी हो गई। बिना किसी एक भी एड या प्रमोशन के, सिर्फ इस वीडियो के व्यूज और ट्रैफिक से ही तुम्हें टैक्स कटने के बाद पूरे 320,000 युआन की तगड़ी कमाई हो चुकी थी। आखिरकार तुमने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। तुम्हारे पास अब पैसा था। अब जिंदगी इतनी तंगी में नहीं गुजरने वाली थी। कहाँ कल तक जब तुम्हारे पास सिर्फ 1000 युआन बचे थे, तब राशन खरीदने में भी तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, और आज सब कुछ बदल चुका था। अपनी कमाई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद तुमने उन दोनों के ब्रेकफास्ट खत्म करने का वेट किया। जैसे ही तुम्हें बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तुम तुरंत खाना खाने बाहर आ गए और फटाफट टेबल साफ कर दी। फिर बर्तन धोने के बाद अपना फोन उठाया और तेजी से बाहर निकल गए। तुम जैंकिंग के एक काफी पुराने इलाके में रहते थे। मोहल्ला भले ही थोड़ा खस्ताहाल था, पर सस्ता था। जब तुम्हारी और सीओ की शादी हुई थी, तब तुम दोनों को ही नौकरी शुरू किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए बजट काफी टाइट था। तुम दोनों ने कभी सपना देखा था कि एक दिन किसी अच्छे इलाके में शिफ्ट होंगे, पर इन 2 सालों में पुराने यू ने न तो कोई नौकरी ढूंढी और न ही घर में एक धेला दिया।
उसने अपनी सारी सेविंग्स तो फूंकी ही, साथ ही दारू के लिए सीओ का फोन तक बेच डाला था। अपने उस उजड़े हुए अपार्टमेंट से निकलकर तुम सीधे उसी मॉल की तरफ बढ़े जो तुम्हें याद था। मॉल में घुसते ही सबसे पहले तुम्हें देश के एक जाने माने स्मार्टफोन ब्रांड का एक्सक्लूसिव स्टोर दिखा। शायद ऑफिस का टाइम होने की वजह से स्टोर लगभग खाली था। काउंटर के पीछे बैठी एक यंग फीमेल क्लर्क बड़े आराम से अपने नेल्स पेंट कर रही थी। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत लपक कर पास आए। हेलो सर, क्या आपको फोन खरीदना है? तुमने हाँ में सिर हिलाया, स्टोर के काउंटर पर नजरें दौड़ाई और कुछ मॉडल्स देखने के बाद आखिरकार एक स्काई ब्लू आसमानी नीला कलर का मॉडल सेलेक्ट किया। उस यंग क्लर्क का चेहरा खिल उठा। वाओ, ग्रेट चॉइस, हैंडसम। ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें 100x जूम है और यह सैटेलाइट कॉल सपोर्ट करने वाला दुनिया का पहला फोन है। तुमने समझदारी से सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या यहाँ सिम कार्ड भी मिलते हैं? बिल्कुल सर, क्या आपके लिए चाहिए? उसने पूछा। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए है, तुमने जवाब दिया। ये सुनकर वो क्लर्क एक पल के लिए ठिठक गई और तुम्हें देखने लगी। अंदर ही अंदर उसे थोड़ी निराशा हुई, इतना यंग और अभी से शादीशुदा। अच्छे लड़के हमेशा पहले ही बुक हो जाते हैं यार। उसने मन ही मन सोचा। इसने तो बिना पलक झपकाए अपनी बीवी के लिए हजारों का फोन खरीद लिया। पर बाहर से उसने बेहद पोलाइटली कहा, आपकी वाइफ बहुत लकी है सर। मुझे यकीन है उन्हें ये फोन बहुत पसंद आएगा। लेकिन सर, सिम कार्ड के लिए उन्हें खुद अपनी आईडी लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए आना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अभी के लिए बस फोन पैक कर दो, तुमने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ सिम कार्ड के लिए आईडी वेरिफिकेशन इतना जरूरी होता है। जल्द ही फोन पैक हो गया, तुमने स्कैन करके पेमेंट की और तुरंत स्टोर से बाहर निकल गए। अभी बहुत सारी चीजें खरीदनी बाकी थीं और तुम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उधर घर पर सीओ ने ऊपर से नीचे तक पूरा घर चमका दिया था और अब सोफे पर बैठकर बाहर खुले नीले आसमान को निहार रही थी। 2 दिनों तक कमरों को हवा लगने की वजह से अब घर से शराब की वो गंदी बदबू पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खिड़कियों से ताजी हवा अंदर आ रही थी। सीओ के लिए ये सब किसी अजूबे जैसा था, एक ऐसा छोटा सा सुकून जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मंगमिंग को मजे से खेलता देख उसके होठों पर खुद ब खुद एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जिंदगी आज पहली बार थोड़ी अच्छी लग रही थी। तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मैंगमैंग झटके से खड़ी हुई, अपनी डॉल को कसकर भींचा और दौड़कर सीओ की गोद में दुबक गई। बाहर तुम मूवर्स सामान शिफ्ट करने वालों से बात कर रहे थे। आराम से भाई, स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, सीधे अंदर उठाओ। सीओ थोड़ा पैनिक हो गई। उसने मैंगमैंग को कसकर पकड़ा और बेडरूम की तरफ पीछे हटने लगी, पर क्यूरियोसिटी की वजह से वो दरवाजे के पीछे से झांकने लगी। तुम और एक अनजान आदमी मिलकर एक क्रीम कलर का बेहद खूबसूरत क्लाउड स्टाइल बादल जैसा सॉफ्ट सोफा अंदर ला रहे थे। जब तुम्हारी नजरें उससे मिली तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी। क्या तुम प्लीज थोड़ा गर्म पानी दे सकती हो? इन मूवर्स को इसके बाद थोड़ा ब्रेक दे देंगे। हाँ, मैं अभी लाती हूँ, सीओ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्योंकि लंबे समय से उसका बाहरी लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। उसने मैंगमैंग को गोद में लिया और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। तुमने और मूवर्स ने मिलकर नया सोफा सेट किया, पुराने को हटाया और फिर नया टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और बाकी अप्लायंसेस भी अंदर ले आए। जैसे जैसे घर में नया फर्नीचर और सामान आता गया, पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल बदल गया। जो घर कभी एकदम उजड़ा और बेजान सा लगता था, वो अब एकदम वाइब्रेंट और एनर्जी से भरपूर दिख रहा था। पुराना फर्नीचर, तुमने वो सब सिर्फ 800 युआन में बेच दिया। सीओ ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा। हाँ, वो पुराना था, पर इस्तेमाल करने लायक तो था ही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यू के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से तो घर में तंगी होनी चाहिए थी। मूवर्स को विदा करने के बाद तुम एक बड़ा सा थैला लेकर वापस लिविंग रूम में आए और अपने काम को बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ देखने लगे। जो लिविंग रूम कभी बहुत छोटा और कंजेस्टेड लगता था, वो अब बहुत ही कोजी और भरा पूरा लग रहा था। आखिरकार अब यह एक असली घर जैसा फील हो रहा था। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए तुमने वो बैग नई कॉफी टेबल पर रखा और सीधे उस सॉफ्ट सोफे पर ढह गए। किचन के पास खड़ी माँ बेटी अभी भी इस पूरे बदलाव को बस एकटक निहारे जा रही थी। मैंगमैंग अब नीचे उतर चुकी थी और अपनी माँ की टांग को कसकर पकड़े हुए चौखट के पीछे से उस नए फर्नीचर को झांक रही थी। उसे ऐसा करते देख तुम अपनी स्माइल नहीं रोक पाए। मैंगमैंग भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। तुमने थैले में हाथ डाला और एक बड़ा सा पिंक कलर का खिलौना निकाला और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया, पर तुम्हारी नजरें लगातार मैंगमैंग पर ही टिकी थीं। जैसा कि तुम्हें उम्मीद थी, उसकी आंखें सीधे उस खिलौने पर लॉक हो गईं। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। एक हाथ से उसने अपनी डॉल को कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरे से सीओ का शर्ट भींच रखा था, और वो थोड़ा आगे झुककर उसे गौर से देखने की कोशिश कर रही थी।
पापा, वो कौन सा खिलौना है? उसने मासूमियत से पूछा। तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मेंग मेंग, पास आओ और देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वो तुरंत दौड़कर नहीं आई। पहले उसने ऊपर अपनी मम्मा की तरफ देखा, थोड़ा झिझकी, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगी। तब तक तुमने खिलौने की पैकिंग हटा दी थी, जिसके अंदर एक छोटा सा सुंदर सा प्रिंसेस हाउस राजकुमारी का घर था। क्या तुम पापा के साथ मिलकर इस प्रिंसेस का घर सजाना चाहोगी? तुमने पूछा। मेंगमेंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और वो रेंगती हुई बिल्कुल तुम्हारे घुटनों के पास आ गई। यू ने धीरे से मुस्कुराया और उस छोटी सी प्रिंसेस की डॉल को ऊपर उठाया। इस प्रिंसेस ने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। पापा को तो ये करना आता ही नहीं है। क्या तुम इसे सुंदर बनाने में मेरी हेल्प करोगी? यू ने वो डॉल मेंगमेंग के हाथ में दे दी। उसने अपनी पलकें झपकाईं और फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। यू ने उसके नन्हे हाथ को अपने हाथ से सपोर्ट दिया ताकि वो उस डॉल को महसूस कर सके, और तुम्हारे होठों पर एक बेहद सॉफ्ट स्माइल आ गई। फिर यू ने उस प्रिंसेस की पिंक फ्रॉक उठाए, एक हाथ से मेंगमेंग का छोटा सा हाथ पकड़ा और दूसरे से उसे वो फ्रॉक थमा दी। अब पापा का सारा काम तुम्हारे भरोसे है, इस प्रिंसेस को अच्छे से तैयार कर दो। ओके पापा, वो अपनी पतली सी आवाज में चहकी। पापा, आपके हाथ बहुत गर्म हैं, मम्मा के हाथों से भी ज्यादा गर्म। मेंगमेंग ने पहले डॉल को देखा, फिर तुम्हारे उस थोड़े से अजीब और इमोशनल एक्सप्रेशन को, और अचानक वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा तो बुद्धू हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। और वो बेहद क्लमसी तरीके से तुम्हारी टांग से टिककर उस डॉल को फ्रॉक पहनाने लगी। तुम भी उसके साथ हंसने लगे और बड़े सबमिसिव तरीके से यह सीखने लगे कि छोटी प्रिंसेस को कपड़े कैसे पहनाते हैं। उस पल वो छोटा सा कमरा रोशनी और एक अजीब सी गर्माहट से भर गया था। दरवाजे की चौखट पर टिकी सियो सियो चुपचाप ये सब देख रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर उसका दिल भर आया। तुम्हारी आंखें भी थोड़ी नम हो गईं। बाप बेटी को खेलते हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। मेंगमेंग अभी भी तुम्हारे गाइडेंस में उस प्रिंसेस हाउस को डेकोरेट कर रही थी। जब तुमने ऊपर देखा तो नोटिस किया कि सियो सियो किचन की चौखट से लगी किसी गहरी सोच में खोई थी। उसकी वो हल्के नीले रंग की शर्ट, जो बार बार धुलने की वजह से बिल्कुल फेड हो चुकी थी, तुम्हारी नजरों में चुभ गई। एक पल के लिए तुम्हारे दिमाग में पुराना फ्लैशबैक आया कि यह एक मैचिंग पेरेंट चाइल्ड आउटफिट था, जिसे सियो सियो ने बड़े अरमानों से मेंगमेंग के दूसरे बर्थडे के लिए चुपके से खरीदा था। बाद में जब पुराने वाले यू को इस बात का पता चला था, तो उसने सियो सियो को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था और उसका फोन तक बेच दिया था। ये याद आते ही तुम बिल्कुल खामोश हो गए, और अगले ही सेकंड तुम अचानक खड़े हुए, अपने मुंह पर हाथ रखा और सीधे बाथरूम की तरफ भागे, जहां तुम्हें बहुत भयंकर उल्टी वॉमिट होने लगी। अब तुम्हें समझ आ रहा था कि जब आपके अंदर एक जमीर कॉन्शियस जिंदा हो तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ऐसी घटिया हरकतों को महसूस करना कितना घिनौना और खौफनाक होता है। इस अचानक मची खलबली से माँ बेटी बुरी तरह डर गई। सियो सियो कांप उठी, वो तुरंत सोफे की तरफ दौड़ी और झटके से मेंगमेंग को अपनी गोद में उठा लिया। मेंगमेंग अपनी माँ के सीने में छिप गई। उसे डर था कि उल्टी करने के बाद पापा शायद फिर से पहले की तरह बाहर आएंगे और उन पर टूट पड़ेंगे। पास्ट में जब भी उसने बाथरूम से ऐसी आवाजें सुनी थी, उसके पापा किसी आदमखोर शेर की तरह बाहर निकलते थे। कुछ देर बाद तुम बाथरूम से बाहर निकले, तुम्हारी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थीं। सियो सियो और मेंगमेंग को इस तरह डरा हुआ देखकर तुम्हारे दिल को और ज्यादा ठेस पहुंची। तुम्हारा पेट अभी भी मरोड़ खा रहा था, पर तुमने खुद को संभालते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इस शरीर के अंदर होने का एहसास ही इस वक्त तुम्हारी स्किन पर हजारों चींटियां रेंगने जैसा फील करा रहा था। सियो सियो और मेंगमेंग अभी भी बेहद अलर्ट थीं, इसलिए तुमने एक गहरी सांस ली, मेंगमेंग को पकड़े हुए उसके पास से गुजरे और चुपचाप सब्जियां धोने के लिए किचन में चले गए। मेंगमेंग का शायद अभी मन नहीं भरा था। तुम थोड़ी देर और खेल लो, मैं लंच बना देता हूं, तुमने कहा। सियो सियो ने तुम्हारी उस प्रोफाइल को देखा, जो इतनी जानी पहचानी थी पर आज कितनी बदली हुई लग रही थी। मम्मा, मैं ठीक हूं। उसने सिर हिलाया और सोफे पर बैठकर मेंगमेंग को अपनी गोद में ले लिया। मेंगमेंग ने अपनी मां की बाहों से बाहर झांका, और जब उसे एहसास हुआ कि उसके पापा अभी भी वही जेंटल और प्यारे इंसान हैं, तो उसके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जब तुम लंच बनाकर टेबल पर लाए तो सियो सियो चुपचाप साइड वाले बेडरूम में चली गई। उसके होंठ थोड़े से हिले, पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मेंगमेंग ने अपना छोटा सा चम्मच पकड़ा और अचानक अपनी भौहें सिकोड़कर अपनी मां की तरफ देखा। मम्मा, पापा हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? सियो सियो ने स्टिर फ्राई मीट का एक टुकड़ा चबाया, जो उसकी सबसे फेवरेट डिश थी, पर शादी के बाद से उसने इसे शायद ही कभी खाया था, क्योंकि पुराना यू तीखा बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अपनी बेटी का ये सवाल सुनकर उसने पहले साइड वाले बेडरूम की तरफ देखा और फिर अपनी उस मासूम बच्ची को निहारा। वो मुस्कुराए, मेरी प्यारी बच्ची, वो इसलिए क्योंकि पापा और मम्मा अभी इसके लिए पूरी तरह रेडी नहीं है। उसने बेहद सॉफ्टली कहा।
उस छोटी बच्ची को ये बात समझ नहीं आई और उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसका छोटा सा दिमाग अपनी माँ की इस बात को डिकोड नहीं कर पा रहा था। उधर बेडरूम के अंदर तुम बिल्कुल सुन्न बैठे थे। तुम्हें पता था कि यह अचानक हुई उल्टी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल मानसिक थी। तुम खुद को चाहे जितना समझा लो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर इस सच को बदला नहीं जा सकता था कि यह शरीर उसी अब्यूज़र का था। खुद को बेबस महसूस करते हुए तुमने अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन उठाया और डूएन पर ट्रेंडिंग वीडियो स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारा वीडियो अभी भी चार्ट्स पर टॉप पर बना हुआ था और कमेंट्स की जैसे बाढ़ आई हुई थी, जहां लोग तुमसे नए गाने लाने की मिन्नतें कर रहे थे। तभी किचन से बर्तन धोने की आवाज ने तुम्हारा ध्यान खींचा। तुमने फोन साइड में रखा और बेडरूम का दरवाजा खोला। टेबल पर तुम्हारा लंच अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सियो सियो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, जबकि मेंगमेंग वापस सोफे पर बैठकर अपने नए खिलौने से खेल रही थी। तुम्हें देखकर मेंगमेंग इस बार उतनी नहीं डरी। तुमने मुस्कुराकर धीरे से उसके छोटे से सिर को सहलाया और फिर किचन की तरफ मुड़ गए। सियो सियो जैसे ही किचन से बाहर निकली, उसकी नजरें सीधे तुमसे टकरा गईं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने हाथ कहाँ रखे और वो घबराहट में अपनी शर्ट का कोना मरोड़ने लगी। उसकी इस डरी सहमी पोजीशन को देखकर यू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। उसका यही जेंटल और सीधा स्वभाव ही तो था जिसकी वजह से पुराना जल्लाद उस पर बिना किसी खौफ के जुर्म ढाता था। इस थॉट को दिमाग से झटकते हुए यू ने कॉफी टेबल से वो फोन उठाया। तुम टेबल के पास आए और बेहद सॉफ्ट आवाज में बोले, मैं तुम्हारे लिए एक फोन लाया हूं। देखकर बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं। और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। क्या तुम प्लीज यहां आकर बैठ सकती हो। सियो सियो, जो अब तक नजरें नीचे किए खड़ी थी, उसने आखिरकार अपनी आंखें उठाईं। पहले उसने तुम्हारी उस बिल्कुल साफ और क्लियर नजरों को देखा और फिर टेबल पर रखे उस ब्रांड न्यू फोन पर उसकी नजर गई। वो कुछ पल झिझकी, फिर उसने धीरे से कहा हूं और धीरे धीरे आकर सोफे के उस कोने पर बैठ गई जहां तुम आमतौर पर बैठते थे। तुम क्या बात करना चाहते थे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा था। तुमने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस आसमानी नीले फोन को अनबॉक्स किया और फटाफट उसका बेसिक सेटअप करके उसे उसके सामने रख दिया। इस फोन में सिम कार्ड लगा हुआ है, पर तुम्हें खुद जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। अगर मैं घर पर न रहूं तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। फिर तुमने अपनी जेब में हाथ डाला और कैश की एक गड्डी निकालकर उसके सामने रख दी। ये कुछ पैसे हैं जो मैं अभी विड्रॉ करके लाया हूं। आज दोपहर मेंगमेंग को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाना। हर वक्त इस तरह घर में बंद रहना ठीक नहीं है। तुमने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जो भी जरूरत का सामान हो खरीद लेना, खासकर कपड़े। मैंने नोटिस किया कि तुम दोनों के कपड़े काफी छोटे हो चुके हैं। और वैसे भी हर जगह सिर्फ आधा बैंक कार्ड और कैश लेकर घूमना सेफ या कन्वीनियंट नहीं होता। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी था, तुमने एक ही सांस में सब उगल दिया। शाव शाव ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और तुम्हें देखने लगी। तुम्हारी ये उलझी पुलझी बातें सुनते सुनते उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू तैरने लगे। उसे फोन उठाने में झिझकते देख तुमने अपनी नाक खुजलाई। फोन पसंद नहीं आया क्या। मुझे इसका कलर अच्छा लगा था और यह बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम दूसरा ले आएंगे। उसने अपना सिर हिलाया और तुम्हें निहारते हुए बोली, नहीं, मुझे ये पसंद है। थैंक यू। उसकी आवाज अभी भी बहुत सॉफ्ट थी, गला थोड़ा भर आया था और उसमें एक हल्का सा कंपन था। तुम्हारी नजरें उसकी आंखों से मिली, फिर तुमने अपनी नजरें हटा ली। तुम्हें अंदर से काफी रिलीफ फील हुआ। चलो अच्छा है, फिर थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब खाना खा लेता हूँ। तुम खड़े हुए और तुरंत डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़कर खाना खाने लगे। शाव शाव अभी भी मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हारे पास ये सब खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए, पर चूंकि तुमने कुछ बताया नहीं तो उसने भी ज्यादा नहीं पूछा। उसने टेबल पर रखे उस स्काई ब्लू फोन को देखा। उसकी क्वालिटी उसे काफी अच्छी लगी। मेंगमेंग भी अपना खिलौना छोड़कर क्यूरियोसिटी के साथ पास आ गई और अपनी माँ के हाथों में उस नए फोन को देखने लगी। शाव शाव ने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके छोटे से सिर को सहलाया और वो दोनों, एक बड़ी और एक छोटी, एकटक होकर उस स्क्रीन को निहारने लगी। सुबह सुबह इतना पसीना बहाने की वजह से यू ने लंच खत्म करके बर्तन धोए और एक बढ़िया हॉट शावर लेने का प्लान बनाया। पर माँ बेटी को पूरे दिन इस तरह लिविंग रूम में मंडराते देख तुम्हें थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड फील हो रहा था। ना चाहते हुए भी तुम थोड़े अनमने मन से वापस अपने बेडरूम में लौट आए और नहाने का प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया। शाम के 5 बजते बजते धूप की वो तपिश आखिरकार थोड़ी कम हुई। शाव शाव कुछ देर सोफे पर झिझकती हुई बैठी रही, फिर उसने टेबल से वो कैश उठाया और मेंगमेंग का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। मेंगमेंग न जाने कितने वक्त के बाद घर से बाहर निकली थी। वो बेहद एक्साइटेड थी। एक हाथ में उसकी डॉल थी और दूसरे हाथ से अपनी मम्मा का हाथ पकड़े वो अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से इस नई दुनिया को निहारती हुई फुदक रही थी। हालांकि शाव शाव के अंदर अभी भी थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस झिझक था।
रास्ते में चलते हुए उसके कदम थोड़े तेज हो रहे थे। जब भी वो राहगीरों को देखती तो उसे अपने और बच्ची के इन बेढंगे और छोटे कपड़ों को लेकर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी होने लगती कि कहीं अजनबी लोग उन्हें अजीब नजरों से न देखें। मॉल ज्यादा दूर नहीं था। 2 सड़कें पार करते ही उसने नोटिस किया कि यह मॉल उसकी यादों वाले मॉल से काफी बदल चुका था। सिर्फ 2 सालों में रेनोवेशन की वजह से यह पहले से कहीं ज्यादा रिफाइंड और आलीशान हो गया था। मॉल के अंदर घुसते ही शाओशाओ को एक मोबाइल स्टोर दिखा जहां सिम कार्ड का काउंटर था। वो थोड़ा झिझकी, फिर मेंगमेंग को लेकर अंदर चली गई। स्टोर में काफी भीड़ थी और एम्प्लॉइज काम में बिजी थे। काफी समय से लोगों से न मिलने की वजह से शाओशाओ वहां थोड़ी ऑकवर्ड होकर एक जगह खड़ी रही। लेकिन एक फीमेल स्टाफ मेंबर की नजर उस पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए पास आए। उसने पहले प्यार से मेंगमेंग के सिर को छुआ। कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। मैम, क्या आपको कोई फोन खरीदना है? ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर शाओशाओ ने एक हल्की सी स्माइल दी। नहीं, फोन तो है मेरे पास। मुझे एक सिम कार्ड चाहिए। क्या वो अभी हो सकता है? उस स्टाफ मेंबर ने अपनी स्माइल बरकरार रखी और उसे काउंटर की तरफ गाइड किया। बिल्कुल मैम, हमारे पास कई सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका फोन किस ब्रांड का है? अगर यह हमारे ही ब्रांड का है तो सिम कार्ड पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट शब्द को सुनते ही शाओशाओ की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी जेब से वो फोन निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। ये वाला है, यह मॉडल अभी आज सुबह ही खरीदा गया है। क्या इस पर मिलेगा? उस स्टाफ मेंबर के एक्सप्रेशंस एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल था जो आज पूरे दिन में शायद ही एक आध बार बिका था, और अब यह माँ बेटी यहाँ उसकी सिम रजिस्टर कराने आई थी। वो तुरंत समझ गई कि यह जरूर सुबह आए उस हैंडसम से आदमी की वाइफ और बच्ची है। भले ही इनके कपड़े थोड़े अजीब और बेढंगे थे, पर इनका कनेक्शन बिल्कुल साफ था। वो सुबह वाले उस आदमी की इंप्रेशन को इस हालत से मैच नहीं कर पा रही थी। वो आदमी कहीं से भी बुरा या खड़ूस नहीं लग रहा था। अपनी कंफ्यूजन को झटकते हुए उसने वापस अपनी वार्म स्माइल चेहरे पर लाई। अरे, तो सुबह जो हैंडसम से सर आए थे वो आपके हस्बैंड हैं। आप सच में बहुत लकी हैं मैम। इस लेटेस्ट फोन के साथ आप ये वाला प्लान ले सकती हैं। 100 का टॉप अप कराए, 100 एक्स्ट्रा पाए और साथ में 600 मिनट के फ्री कॉल्स भी। उसकी इस अचानक बदली हुई एनर्जेटिक सर्विस ने शाओशाओ को पूरी तरह हैरान कर दिया। उसका चेहरा एकदम अविश्वास से भर गया। शाओशाओ ने सक्सेसफुली सिम कार्ड रजिस्टर करा लिया और स्टोर से बाहर निकलते हुए भी उस स्टाफ के वो एक्साइटेड शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अविश्वसनीय। और उसने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत अच्छा आदमी है। उसका मन किया कि वो उस स्टाफ से कह दे कि बहन, अगर वो इतना ही अच्छा आदमी है तो तुम खुद ही उसे अपने घर ले जाओ ना। इसके बाद शाओशाओ ने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और वो सारा कैश उसमें डिपॉजिट कर दिया। सिम कार्ड के पैसे कटने के बाद उसके पास पूरे 4,900 युआन बचे थे। तुमने उसे पूरे 5,000 युआन दिए थे। हाथ में फोन और बैंक कार्ड थामे जब वो बाहर आई तो आसपास की उन ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों को देखकर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अब सच में जिंदा है। वो अब मेंगमेंग को बाहर ले जा सकती थी, कोई काम ढूंढ सकती थी, अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल सकती थी, और शायद अपने उन अधूरे सपनों को दोबारा जी सकती थी। इस अचानक मिली आजादी ने उसे अपनी जगह पर जैसे फिक्स कर दिया। तभी एक जानी पहचानी नन्ही सी आवाज गूंजी, मम्मा, क्या मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है? वो तुरंत रियलिटी में वापस आए। मेंगमेंग ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी गोल गोल आंखें सामने एक आइसक्रीम शॉप पर टिकी थी। उसके मुंह से राल टपकने ही वाली थी। शाओशाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी स्माइल एकदम रेडिएंट थी। हाँ बिल्कुल, पर सिर्फ एक बाइट, वरना पेट में दर्द हो जाएगा। मेंगमेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ बेटी आखिरकार घर से बाहर कदम रख चुकी थी और एक ऐसे सुकून को महसूस कर रही थी जो उन्होंने बरसों से नहीं जाना था। उधर घर पर तुम एक फ्रेश शावर ले चुके थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि अगर बाहर हालात बदल जाते तो शायद शाओशाओ कभी वापस भी ना आती। तुमने रात के डिनर की तैयारी शुरू कर दी, 2 मीट डिशेज और 2 सब्जियां। तुमने सूप नूडल्स बनाने का भी सोचा था, पर चूंकि तुम्हें पता नहीं था कि वो दोनों कब तक वापस आएंगी, इसलिए तुमने उसे होल्ड पर रख दिया ताकि नूडल्स सोगी गल न जाएं। तुमने सारी सामग्रियां चॉपिंग बोर्ड पर सेट की और वापस लिविंग रूम में आकर सोफे पर ढह गए और फोन में पेरेंटिंग फोरम स्क्रॉल करने लगे। अगर बच्चा खाना खाने से मना कर दे तो क्या करें? थप्पड़ मारना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो छोड़ो, मेंगमेंग इतनी समझदार बच्ची है, वो भला खाने से क्यों मना करेगी? घड़ी में जैसे ही शाम के 7 बजे तुम्हें एक जम्हाई आई और थोड़ी नींद महसूस होने लगी। वो दोनों अब तक कहाँ रह गईं? थोड़ी टेंशन में आकर यूं खड़ा हुआ, अपने जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही तुमने गेट खोला एक खुशबूदार हवा का झोंका सीधे तुम्हारे चेहरे से टकराया। शाओशाओ और मेंगमेंग वापस आ चुकी थी। शाओशाओ कोई अनजानी सी धुन गुनगुना रही थी। उसके कदम एकदम हल्के थे और होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसके हाथों में कई सारे शॉपिंग बैग्स थे।
मैंगमैंग ने एक हाथ से अपनी माँ की कुर्ती पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में अपनी वही डॉल थामी थी। पर जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि वो दोनों अब बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाले कपड़ों में थीं। तुम्हें सामने देखकर उनकी वो खूबसूरत बादाम जैसी आंखें और बड़ी हो गईं। मैंगमैंग बड़े लाड से दौड़ती हुई आई और चहकी, पापा। उसकी उस जादुई आवाज ने जैसे तुम्हारी रूह को छू लिया। कांपते हाथों से तुमने रिस्पॉन्ड किया, घुटनों के बल नीचे बैठे उसके बालों को सहलाया और उस प्यारी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर पहले अंदर ले आए। पापा, क्या आप आज मेरे लिए नूडल्स बना सकते हो? 2 अंडों के साथ। प्लीज, मुझे अंडे बहुत पसंद हैं। पापा, आप मेरे सबसे फेवरेट हो। बाहर खड़ी शाओशाओ अपनी बेटी के इस अचानक बदले रंग को देखकर थोड़ी खिसिया गई। अभी कुछ देर पहले तक तो मैंगमैंग कह रही थी कि वो अपनी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार करती है, और यहाँ आते ही उसने अपनी मम्मा को धोखा देकर पापा की तरफ वफादारी बदल ली। ज्यादा वक्त नहीं लगा, गर्मा गर्म एग नूडल्स बनकर तैयार थे। तुमने वो बाउल उसके सामने रखा, प्यार से उसकी छोटी सी नाक को छुआ और वापस अपने बेडरूम की तरफ मुड़ने लगे। पर इससे पहले कि तुम एक भी कदम बढ़ा पाते, एक छोटे से हाथ ने तुम्हारी शर्ट खींच ली। पापा, क्या आप मेरे साथ बैठकर खाओगे? उस सॉफ्ट और झिझकती हुई आवाज ने तुम्हें वहीं रोक दिया। तुमने पास ही चुपचाप बैठी शाओशाओ की तरफ देखा। उसने एक शब्द नहीं कहा, अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई, बस अपने बाउल पर फोकस करती रही। तुमने धीरे से एक सांस छोड़ी। ये सिचुएशन सच में काफी ट्रिकी थी। आखिरकार यू ने कहा, चलो ठीक है, मैं यहीं रुककर तुम्हारे साथ खाता हूँ। अपनी चेयर की दूसरी तरफ एक्साइटमेंट में हाथ थपथपाती मैंगमैंग के बगल में तुम बैठ गए। यू थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वापस किचन में गया, अपने लिए नूडल्स का एक और बाउल लाया और उसके बगल में बैठ गया। लेफ्ट में शाओशाओ, राइट में यू, और उन दोनों के बीच में बैठी थी मैंगमैंग, जो पहली बार अपने दोनों पेरेंट्स के साथ इस तरह घिरी हुई थी। उसकी स्माइल पूरे टाइम गायब नहीं हुई, और उसने इतने मजे से खाया कि उसका पूरा बाउल एकदम साफ हो गया। आखिरकार शाओशाओ को उसे रोकना पड़ा, कहीं वो जरूरत से ज्यादा न खा ले। डिनर के बाद मैंगमैंग चाहती थी कि उसके दोनों पेरेंट्स उसके साथ चलकर उस प्रिंसेस हाउस को सजाएं, पर उसकी यह विश पूरी नहीं हो सकी। तुम अकेले ही उसके साथ वहां रुके, जबकि शाओशाओ चुपचाप वापस अपने बेडरूम में चली गई। तुम उसकी सिचुएशन समझ सकते थे। तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाना ही उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रगल था। तुमने उसकी जगह पर रहकर सोचा, अगर तुमने पास्ट में ऐसा टॉर्चर झेला होता तो उस दुश्मन के साथ नॉर्मल होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। बल्कि अगर पुराना यू होता तो अंजाम और भी ज्यादा खौफनाक होता। तुमने अगले कुछ घंटे मंगमिंग के साथ खेलते हुए बिताए। रात के 9 बजते बजते वो बुरी तरह थक चुकी थी, उसका छोटा सा सिर बार बार नींद में ढह रहा था, पर वो जिद पर अड़ी थी कि सोएगी नहीं। इसी बीच तुमने एक बहुत ही सीरियस इश्यू नोटिस किया। मैंगमिंग अब 3 साल की हो चुकी थी, पर वो अभी भी खुद से अपने जूते नहीं उतार पाती थी। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे जो प्री स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तुम समझ गए कि यह सब पास्ट के उस अनहेल्दी माहौल का नतीजा था। इस प्रोग्रेस में थोड़ा टाइम और पेशेंस लगेगा। फिर भी ये देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा भारी हो गया। उसी पल शाओशाओ बेडरूम से बाहर निकली। वो कुछ बोली नहीं, पर उसकी नजरें तुम पर और मैंगमिंग पर टिक गईं। तुम तुरंत उसका इशारा समझ गए। तुमने मासूमियत से मैंगमिंग को सोफे से उठाया और उसके छोटे से गाल पर एक प्यारा सा किस किया। अब सोने का टाइम हो गया है मैंगमिंग। कल पापा तुम्हारे साथ फिर से खेलेंगे, ओके? उसकी आंखें, जो लगभग बंद हो चुकी थीं, थोड़ी सी खुली। उसने पहले तुम्हारा चेहरा देखा, फिर शाओशाओ की तरफ नजर दौड़ाई और अपना सिर सीधे तुम्हारी गर्दन में छुपा लिया। मैं आज रात पापा के साथ सोना चाहती हूँ, उसने अचानक कहा, जिससे तुम एक पल के लिए पूरी तरह शॉक रह गए और शाओशाओ का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। तुमने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। ये बच्ची की चॉइस थी, तुम्हारी नहीं। शाओशाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि यह छोटी बच्ची सिर्फ 2 दिन की तुम्हारी इस जेंटल केयर से पूरी तरह तुम्हारी तरफ पिघल चुकी है। हाथ मुंह धोने के बाद शाओशाओ देखती रही कि कैसे मैंगमिंग खुशी खुशी तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेट गई और किसी छोटे कोआला की तरह तुमसे चिपक गई। तुमने उसे खुद से लिपटने दिया और पहली बार तुमने उसे एक बेड टाइम स्टोरी बोलकर सुनाई, अपने दिमाग में युवक के उस जादुई स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोज को रिकॉल करते हुए। बहुत समय पहले की बात है, एक बेहद खूबसूरत किंगडम में 2 बहुत ही क्यूट बच्चे रहते थे और उनमें से एक बेटी का नाम एल्सा था। मैंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, उसके चेहरे पर एक बेहद सेटिस्फाइड स्माइल थी और वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह वो अभी भी सो रही थी जब तुम सुबह सुबह जल्दी उठ गए, धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और मॉर्निंग रन के लिए लिविंग रूम की तरफ बढ़े। तभी तुम्हारी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, कॉफी टेबल पर रखे वो क्रीम के जार अब वहां नहीं थे। तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पूरे 2 घंटे के रनिंग, शावर और ब्रेकफास्ट की तैयारी के रूटीन के बाद अब वक्त था अपनी बेटी को जगाने का।
तुम्हारी उस सॉफ्ट आवाज से मेंगमेंग की नींद टूटी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और तुम्हें सामने देखकर उसके चेहरे पर एक बेहद क्यूट और शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपनी नन्ही बाहें आगे बढ़ाईं, जैसे वो गोद में आना चाहती हो। तुमने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और कल खरीदे गए उन नए कपड़ों को पहनाने में उसकी हेल्प करने लगे, इससे पहले कि वो सुबह फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाए। भले ही तुमने इंटरनेट पर बच्चों को संभालने की टेक्निक सीखी थी, पर प्रैक्टिकल करना थ्योरी से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था। उसकी वो नाजुक बॉडी तुम्हें बहुत ज्यादा कॉशियस सावधान बना रही थी। सब कुछ बहुत क्लमसी लग रहा था, खासकर जब तुम उसके बाल बांध रहे थे, जो कि बिल्कुल टेढ़े मेढ़े बंधे थे। पापा, आप एक नंबर के बुद्धू हो। आईने में अपने उन बिखरे बालों को देखकर मेंगमेंग ने अपना मुंह फुलाया। तुमने उसकी छोटी सी नाक को पिंच किया, जिससे वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर बदले में तुम्हारी नाक को भी धीरे से पिंच कर दिया। दरवाजे पर खड़ी शावशाव ये प्यारा सा नजारा देख रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके होंठ खुद ब खुद एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। एक साथ सिंपल सा ब्रेकफास्ट करने के बाद तुमने मेंगमेंग को वापस शावशाव के हवाले नहीं किया। इसके बजाय तुम उसके साथ उस प्रिंसेस हाउस में खेलते रहे और बातों बातों में उसे 1 से 10 तक के बेसिक नंबर्स सिखाने लगे। उसकी लर्निंग में जो गैप्स थे उन्हें समझते हुए तुमने एक प्लान बनाया कि तुम खेल खेल में ही उसे रोजमर्रा की जरूरी चीजें सिखाओगे। मेंगमेंग चीजों को बहुत जल्दी कैच कर रही थी। उसने कई सारी चीजें तुरंत याद कर ली। कल शाम से ही वो पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट, एक्टिव और वाइब्रेंट लग रही थी, एक ऐसा इंप्रूवमेंट जिसने तुम्हारे दिल को पूरी तरह खुश कर दिया था। शाव शाव चुपचाप बैठी अपने फोन में ऐप स्क्रॉल कर रही थी और बीच बीच में तुम्हारे और मेंगमेंग के उस प्यारे से बॉन्ड को निहार रही थी। उसने नोटिस किया कि तुम कैसे बिना उसे एहसास कराए खेल खेल में उसे छोटी छोटी चीजें सिखा रहे थे, और ये देखकर उसके सीने में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। वो हमेशा से अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी, पर उनके पास का वो फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खौफनाक था। वो कभी एक नॉर्मल माँ की तरह मेंगमेंग को ग्रूम नहीं कर पाई थी। अपनी नजरें वापस फोन की स्क्रीन पर लाते हुए वो हैरान रह गई कि कैसे ये लेटेस्ट ऐप्स सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो रहे थे। कई सारे ऐप्स यूज करने के लिए रेडी थे। जैसे ही उसने वीचैट में लॉग इन किया, अनरीड मैसेजेस की एक पूरी कतार पॉपअप हो गई। ये सारे मैसेजेस टाओ लैली के थे, जो पिछले 2 सालों से उसकी असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। जब से शावशाव की शादी हुई थी, उसने इन मैसेजेस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, पर वो मैसेजेस लगातार आ रहे थे, जिनमें ज्यादातर उसका हाल चाल पूछा गया था। उन्हें पढ़ते हुए शावशाव के दिल में एक अजीब सा सुकून मिला और उसने तुरंत रिप्लाई किया, सॉरी लैली, मैं इतने समय से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। लगभग उसी पल टाओ लैली का जवाब आया, सीओ, तुम जिंदा हो। मुझे लगा शादी के बाद तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करोगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब से तुम अचानक गायब हुई हो, कंपनी में अफवाहों का बाजार गर्म है। वो बकवास लूजी तो झेली नहीं जाती, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सच में बहुत गुस्सा आता है। शावशाव ने अपने होंठ थोड़े से भींचे। वो जानती थी कि टाओ लैली की बातों में सच्चाई थी। वो ऑफिस के काम में लूजी से हमेशा आगे रहती थी। ये बिल्कुल नेचुरल था कि उसके जाने के बाद लूजी वापस अपनी धाक जमाने की कोशिश करेगी। लैली, तुम कैसी हो? लाइफ कैसी चल रही है? उसने अपनी सिचुएशन को फिलहाल साइड में रखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीओ, तुम टेंशन मत लो। मैं वो कभी न मरने वाली कॉकरोच हूँ, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम वापस आने का प्लान कर रही हो? शावशाव थोड़ा झिझकी, क्या वो कभी वापस जाएगी? उसने एक नज़र यू पर डाली, फिर मेंगमेंग को देखा। धीरे धीरे उसकी वो पुरानी चाहत अब धुंधली पड़ रही थी। शायद अब नहीं, पर अगर लैली मिलना चाहती है तो हम कभी भी मिलने का टाइम फिक्स कर सकते हैं, उसने रिप्लाई किया। इसी बीच डाउनटाउन की टीएमए एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में लगभग 1.6 मीटर की एक छोटे कद की लड़की टाओ लैली ने अपने कंधों से वो भारी भरकम इक्विपमेंट सामान नीचे गिराया और एक्साइटमेंट में अपने फोन पर टैप करने लगी। तभी अचानक एक तीखी आवाज ने उसकी उस खुशी को झटके से तोड़ दिया। टाओ लैली, क्या तुम यहाँ काम चोरी कर रही हो? जल्दी से अपना काम खत्म करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी किसी पॉपुलर यंग स्टार की असिस्टेंट हो? अगर काम नहीं करना है तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उस औरत का चेहरा बहुत ही शातिर और घमंडी था। उसकी वो तिरछी चालाक आंखें पूरी तरह से नफरत से भरी थीं। इस तरह घूरना बंद करो और इस सामान को स्टूडियो लेकर जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मेरी रिकॉर्डिंग में जरा सी भी देरी हुई तो क्या अंजाम होगा? टाओ लैली ने अपनी आंखें तरेरी पर उसकी बात मानी और सामान उठाकर स्टूडियो की तरफ बढ़ गई। उधर घर पर शावशाव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जब उसने लैली का अगला मैसेज पढ़ा, सीओ, मेरी इस सैटरडे को छुट्टी है। हम उसी दिन कांटेक्ट करते हैं। उसने अपना वेबो अकाउंट चेक किया और नोटिस किया कि उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पहले की थी, उसका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट।
उसके कभी रहने वाले लाखों फॉलोअर्स अब घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गए थे, जिनमें ज्यादातर उसके वो लॉयल फैंस थे जो अभी भी उसके लिए केयरिंग मैसेजेस छोड़ते रहते थे। हालिया ट्रेंड्स और वायरल चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी में उसने एक हेडलाइन पर क्लिक किया जो एक अचानक पॉपुलर हुए गाने के बारे में थी, ए लाइफ टाइम विथ यू, मिस्टीरियस सिंगर गेन्स मिलियंस ओवरनाइट विद जस्ट वन वीडियो। तारांकन स्क्रीन पर वो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। गिटार की वही जानी पहचानी धुन पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी और अचानक वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तुमने एम्बेरेस्ड शर्मिंदा होकर आदतन अपना सिर घुमा लिया। मैंगमैंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं और वो शाव शाव की गोद में दुबकी हुई थी। शाव शाव पूरी तरह से फ्रीज हो गई। ये गाना, ये जानी पहचानी आवाज, ये वही तो थी जो उसने कुछ दिनों पहले वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सुनी थी। मैंगमैंग ने अपनी छोटी सी उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और ऊपर शाव शाव की तरफ देखा। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थीं। ये तो पापा हैं। पापा फोन के अंदर हैं। शाव शाव ने प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाया और धीरे से फुसफुसाकर बोली, अब तुम्हें समझ आया कि पापा के पास अचानक घर का नया फर्नीचर और बाकी सब चीजों के लिए इतने पैसे कहां से आए। लाखों लाइक्स मिले हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। उसने तुम्हारे उस शार्प और क्लियर प्रोफाइल को देखा, उसके एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। अपनी मां की इस बात को सुनकर मैंगमैंग पूरी तरह रिलैक्स हो गई। पूरे लिविंग रूम में एकदम शांति छा गई और सिर्फ वो गाना तुम तीनों के बीच हवा में तैर रहा था। तुमने ऑकवर्ड होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंगमैंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वो खुशी खुशी शाव शाव की गोद से उछलकर सीधे तुम्हारी बाहों में आ गई और फोन की स्क्रीन को देखने लगी। शाव शाव पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। वो खूबसूरत धुन, क्या ये वही गाना नहीं था जो कुछ दिनों पहले उस कमरे से बाहर आ रहा था? तो उस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस बार मैंगमैंग ने पहले बोलना शुरू किया। उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाई, फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और ऊपर शाव शाव की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह क्यूरियोसिटी से भरी थीं। यह पापा हैं। पापा फोन के अंदर हैं। क्या ये सच में पापा हैं? शाव शाव ने उस छोटी बच्ची के सिर को थपथपाया और उसे देखकर मुस्कुराए। अब जाकर उसे समझ आया था कि तुम्हारे पास अचानक फर्नीचर बदलने के लिए इतने पैसे कहां से आए थे। जब वीडियो पर मिलियंस में लाइक्स हों तो पैसे क्यों नहीं होंगे? वो मुड़ी और उसने तुम्हारे उस शार्प डिफाइंड प्रोफाइल को देखा। उसका चेहरा काफी उलझा हुआ सा था। अपनी मां के इस जवाब से बेहद खुश होकर मैंगमैंग और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वापस तुम्हारी बाहों में कूद गई। उसके दोनों नन्हे हाथों ने तुम्हारे चेहरे को कब किया पकड़ा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गजब की चमक थी। पापा बहुत अच्छे हैं, उसने अपनी उस बेहद सॉफ्ट और पतली आवाज में कहा। मैंगमैंग भी गाना गाना चाहती है। मैंगमैंग को भी फोन के अंदर जाना है। अपने चेहरे पर उन दो छोटे सॉफ्ट हाथों का टच महसूस करके तुम्हारे अंदर का सारा रूखापन एक पल में पिघल गया। तुमने भी बदले में अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा। क्या मैंगमैंग को गाना गाना पसंद है? हाँ। मैंगमैंग की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं और उसने बिना एक सेकंड की देरी के जवाब दिया। तुम्हारी स्माइल और ज्यादा चौड़ी हो गई। चलो ठीक है, तो पापा मैंगमैंग को गाना गाना सिखाएंगे। जब मैंगमैंग पूरा गाना सीख जाएगी तो हम दोनों मिलकर फोन के अंदर चलेंगे। प्रॉमिस। मैंगमैंग ने एक्साइटमेंट में बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर तुम्हारे गाल पर एक बहुत ही प्यारा सा और जोरदार किस कर दिया। बदले में ये रिवॉर्ड पाकर तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंगमैंग की उस पूरी तरह से प्यार और तारीफों से भरी नजरों के बीच तुम तुरंत दौड़कर साइड वाले बेडरूम में गए, अपना गिटार निकाला और वापस आकर सोफे पर सेट हो गए। तुमने गिटार की ट्यूनिंग सेट की, फिर सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो शाव शाव और मैंगमैंग बिना पलक झपकाए सिर्फ तुम्हें ही निहार रही थी। तुम्हारा चेहरा इस बार थोड़ा सा लाल हो गया। तुमने अपनी उंगलियां गिटार के तारों पर फेरी। आज पापा सिर्फ मैंगमैंग के लिए एक नया गाना बनाएंगे। पहले पापा इस गाने को पूरा एक बार गाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे पापा एक एक लाइन गाएंगे वैसे वैसे मेरी मैंगमैंग भी एक एक लाइन गाएगी, ठीक है ना? मैंगमैंग ने बड़े चाव से अपना सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह एक्साइटमेंट से भरा था। इस गाने का नाम है करेज एक्सप्लोजन, करज एक्सप्लोजन। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बच्ची। तुमने गिटार का पहला कॉर्ड बजाया और एक बेहद ब्राइट, बबली, खनकती हुई धुन पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। मैंगमैंग का रिदम सेंस सच में बहुत कमाल का था। वो हर एक बीट के साथ अपने सिर और बॉडी को मूव करने लगी। बिना सोचे तुम भी खुद ब खुद उसके साथ उसी रिदम में झूमने लगे। बाप बेटी की इस जोड़ी को इस तरह एक ही सिंक में झूमते देख सियो सियो की आंखें भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो गईं। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ गई और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो भी उनके साथ उसी रिदम में झूमने लगी थी। पहली बार पूरा परिवार एक साथ उस बेइंतहा खुशी में पूरी तरह डूब चुका था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा लिविंग रूम ही एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा हो। गाना खत्म होते ही मैंगमैंग ने किसी सुपरहीरो की तरह हवा में मुक्का लहराकर पोंछ दिया।
तुमने भी गिटार साइड में रखा और बिल्कुल उसके जैसा पोज बनाया और फिर अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी नाक को छू लिया। मंगमिंग हंसती हुई सीधे तुम्हारी बाहों में ढह गई और अपनी दोनों छोटी बाहें तुम्हारी गर्दन में कसकर लपेट दी। पापा, मंगमिंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अपनी बेहद सॉफ्ट और प्यारी आवाज में तुम्हारे कान के पास फुसफुसाकर कहा। पापा, प्लीज आप फिर से पहले जैसे मत बनना। ओके, तुमने उसे कसकर भींच लिया।